ऑल टाइम यंग पर्सनैलिटी। ओह माय गॉड, यंग पर्सनैलिटी का क्या राज है? ये पिछले 40 बरस से मेरे बाल सफेद, मैंने रंगा नहीं है। हसीना मोइन से लेके खलील रहमान कमर तक से, और मैंने कोई ऐसा राइटर होगा जिसका लिखा हुआ ड्रामा नहीं किया। बादशाह से लेके फकीर तक के रोल मैंने किए। कबीर खान साहब के बाद तीसरा फर्द मैं हूँ जिसने पाकिस्तान टेलीविजन पे मिर्जा गालिब का रोल किया। हाँ जी, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आप कर नहीं पाए? अल्लाह गरीब की रहमत करे, परवेज मुशर्रफ साहब का दौर जो है वो आर्टिस्टों की कम्युनिटी के लिए पूरे मुल्क में बहुत बेहतर रहा। डिब्बे के अंदर दूसरा, दूसरे के तीसरा, तीसरे डब्बे के में चौथा। डब्बा हो गया। हाँ, वही होते होते जब अल्टीमेटली वो खुला तो उसमें से एक क्लोन निकला। अबे मैंने कहा ये क्या हो। पीटीवी में भी सर आपके साथ एक इस तरह का वाकया हुआ था, वो भी आपके चेक साथ देखा हमने आपका 120 वो रुपए देख वाला। लेना, उसके बाद फिर क्या हाल क्या हुआ था। कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल शराना हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। नाजरीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, हमेशा अपने नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से जाने जाने वाले ऑल टाइम यंग पर्सनैलिटीज ओह माय गॉड, सर राशिद महमूद को आज हमने दावत दी है और सर राशिद महमूद से जानते हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके करियर के बारे में। रिसेंटली इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है उसके बारे में, मजीद आगे ये क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, इन सब के बारे में आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। इफ़्ज़त, तू मेरे बड़े लाडलों में से है और तू ज़रा एक पेशेंस और कमिटमेंट से ज़िंदगी में निकली भी। मुझे वो बच्चे, अपनी वो यूथ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जो मुझे कुछ करने का इरादा होता है। मोस्टली ये है कि लोग ऐसे गिमिक्स, मदारियों वाले काम, वो है फिज़िकल इम्प्लीमेंट्स जहाँ नहीं होती हैं वहाँ आफ्टर इफेक्ट भी कुछ नहीं होते। मेरे एक्ट से रिएक्ट बनना है ना। जब मैं एक्ट नहीं कर रहा और तवक्को किए बैठा हूँ कि रिएक्ट निकलेगा तो ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है सर। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये आपकी यंग पर्सनैलिटी का क्या राज है? मैं आपको अपने बचपन से देख रही हूँ, स्टिल आप वैसे के वैसे हैं और हम अब बूढ़े होने की तरफ जा रहे हैं। देखो बेटा, मेरे ये सर पे ये जो आलम पीरी का इंसिग्निया मेरे सफ़ेद बाल है, ये पिछले 40 बरस से मेरे बाल सफ़ेद, मैंने रंगा नहीं है। नेचर जो है, जो उसका हुस्न है वो दूसरी किसी जो हम पोर्ट्रे करते हैं वो भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो नेचर है उसका नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। और फिर दूसरे मेरे आबा ने मुझे मेरी ग्रूमिंग में ये बताया था कि बेटा ज़िंदगी के सफ़र में खून पे तवज्जो रखनी है, वो सफ़ेद नहीं हो। तो सो मैंने कहा बाल होते हैं तो होने दो ऑन फुट। तो मेरा ब्लड जो है वो रेड ब्लड है आज भी अल्लाह के फजल करम से। सर आपने बेशुमार फिल्में की हैं, बेशुमार टीवी स्क्रीन्स पे हमने आपको देखा है। जी बेटे, मुझे ये बताएं, जिंदगी का जब सफर आपने शुरू किया था तो क्या सोच के शुरू किया था कि मैंने क्या बनना है, और आज आप एक्टर बन गए हैं तो आप सेटिस्फाइड हैं? देखो बेटा, मैं बिल्कुल वो जो होते हैं ना कि अचानक कोई मुआवजा हो गया और मैं हो गया, ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त 70 प्लस हूँ। मेरी उम्र अभी 10 बरस भी नहीं थी जब मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर ऑडिशन देख के ज्वाइन किया और पहली ऑडिशन में अप्रूव हो गया। अरे नाइस। और ड्रामे से हुआ। तो मेरे अंदर अपना ये डिस्कवर मैं कर चुका था कि मेरे रब ने मुझे एक स्किल दी हुई है इस तरह की। तो रेडियो से मेरी ग्रूमिंग हुई। रेडियो के बाद जो है मैं स्टेज किया, मैंने स्टेज के बाद मुझे टेलीविज़न का मौका मिल गया, टेलीविज़न के बाद मुझे फिल्म का मिल गया, और इन सारे का। लेकिन एक चीज़ जो है मेरी इस सफ़र में जो सबसे ज़्यादा मुझे मेरी ज़िंदगी में काम आई वो है कि रेडियो पाकिस्तान में जिस दौर में हम गए वहाँ बड़े बड़े लेजेंड्स थे जो सचमुच के असली लोग थे, जिनको आज भी कोटेशन जिनकी दी जाती है। वहाँ उनके उस रेडियो में उस दौर में मुझे लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई हुई, और जिसको लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई हो जाती है फिर उसको लफ्ज़ों का हुनर भी आ जाता है। तो सो मेरी ग्रूमिंग में रेडियो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा दखल है, और फिर उसके बाद मुझे ज़िंदगी में सारे के सारा इस तरह से ये सफ़र इस लम्हे मौजूद तक आज भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, एक एक्टर जो होता है ना
वो हमेशा डायरेक्टर के कहने पे कोई ना कोई कैरेक्टर करता है, हमें नज़र आता है। स्क्रिप्ट मिलती है और उसके बाद आपको इम्पोज किया जाता है कि ये कैरेक्टर सर आपने करना है। ओके। तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आप कर नहीं पाए या आपको मिला नहीं, और आप चाहते हैं कि ये वाला कैरेक्टर मैंने करना और मैं ये करूँगा? देखो बेटा, मैंने एक नहीं सैकड़ों रोल्स हैं जो किए हुए हैं, और इस मुल्क के हसीना मोइन से लेके खलील रहमान कमर तक से, और उसके बाद ये जो ख़वातीन जिसमें बहुत बहुत बड़े नाम भी, मैंने कोई ऐसा राइटर होगा जिसका लिखा हुआ ड्रामा नहीं किया। उसमें मेरे इस लाहौर के अमजद साहब है, उसका नदीम सैयद साहब हैं, और बेशुमार अहबाब हैं, और फिर पूरे मुल्क के जो लोग हैं, मैंने उन सब का लिखा हुआ काम किया। मुझे एक प्रिविलेज ये रही कि मुझे हर बार जो रोल मिला ना, नेगेटिव मैंने ज़्यादा किए, लेकिन हर बार ये नहीं होता था कि कोई मिनॉरिटी वाला रोल मिलता। कभी मुझे सिंध के कल्चर का रोल मिल गया, कभी मुझे बलोची कल्चर का मिल गया, कभी मुझे पंजाबी कल्चर, कभी मुझे कहीं दुनिया के किसी और मुल्क के बादशाह से लेके फ़कीर तक के रोल मैंने किए। तो ये एक प्रिविलेज मुझे ज़िंदगी में रही, और ये मैं समझता हूँ वो ब्लेसिंग है मेरे व्यूज़ की, मेरे प्यारों की, और उन तमाम बाप की जो मुझे इस काबिल समझते थे, और उनको। सर नेगेटिव कैरेक्टर हमेशा क्यों आपको मिला? या क्या वो ये कहते हैं कि ये भला आदमी जो है ना, ये बुरे काम स्क्रीन पे बहुत अच्छे करता है। लेकिन बेटा, मैंने नेगेटिव रोलों के साथ साथ इस मुल्क में सुबहानी व यूनुस और मोहम्मद कबीर खान साहब के बाद तीसरा फर्द मैं हूँ जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न पे मिर्ज़ा गालिब का रोल किया। हाँ जी। और अब जब गालिब साहब की बरसी होती है तो मेरे वाला ड्रामा, क्योंकि वो एक शॉर्ट उस टाइमिंग में कंपाइल की हुई उनकी टोटल बायोग्राफी वो चलता है, तो सो इस तरह से ये है, मुझ पे मिनोटनी जो है ना वो उसका एलिगेशन नहीं लगा, और मैं समझता हूँ सर मिर्ज़ा गालिब एक बड़ा नाम है, आपने उनका कैरेक्टर परफॉर्म किया है, कोई शेर हो जाए उनका? कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल शराना हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपने बड़ी हुकूमतें बदलती देखी हैं, बड़े तख्ते उलटते देखे हैं अपनी इस लाइफ में। देख रहा हूँ बेटा, आजकल भी देख रहा हूँ। तो कौन सी ऐसी हुकूमत रही है जिसमें एक शोबिस के बंदे को काम करने की आज़ादी मिली है? अल्लाह गरीब की रहमत करे, परवेज़ मुशर्रफ साहब चले गए अल्लाह मियाँ के पास, अभी कल परसों ही की बात है। उनका टेनोर जो है वो इस मुल्क में शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए, चैनल्स के लिए और इसकी प्रमोशन के लिए, उससे वाइड एंगल दूसरा किसी का दौर नहीं आया। रिस्ट्रिक्शंस हो गई, दुपट्टा उड़वा दिए गए, ये कर लो, वो अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस रखी गई, जिससे हमारा ये शो, तो मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर जो है वो आर्टिस्टों की कम्युनिटी के लिए पूरे मुल्क में बहुत बेहतर रहा। चैनल्स ये जितने आज भरमार है, ये सारे का सारा ये फैज़ भी उन्हीं के दौर का है। उसके अलावा अब बातें तो चंदे वंदे तो बड़े बांटते हैं, को फ़कीर है ये कम्युनिटी, आपकी अरबों रुपया जो इन पे दे के तो ऐसे पता नहीं किन किन को दे रहे हो, वो आर्टिस्ट है ही नहीं जो ले जाते हैं पैसे। सियासी एफिलेशनों से लोग अवेल करते हैं वो इंसेंटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स होनी चाहिए। कल्चर के इतने बड़े इदारे हैं मेरे मुल्क में, सिर्फ कराची आर्ट्स काउंसिल है जो फिजिकल इस कदर वाइड एंगल काम करती है कि दुनिया भर में शनाख्त रखी हुई उन्होंने। हमारे यहाँ कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं है, वो बेचारे उस तरह उनको डिक्टेशंस दी जाती। इस शोबे के लिए बाखबर लोग चाहिए जो जानते हैं, तो इस तरह की कबाते हैं हमारे। बिल्कुल ठीक सर। ये जो फ्रॉड वाला केस आपके साथ हुआ था, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। ड्रोन मंगवाया, आया कुछ बड़ी मजे की बात है बेटा, बड़ी मजे की बात है। मैंने वो एक होता है बेबी ड्रोन, बच्चों की ग्रूमिंग के लिए होता है, वो मंगवाया। पैसे वैसे सारे जो आया वो ऑर्डर दिया, आया, ले लिया मैंने। जब मैंने उसको खोला तो एक डिब्बे के अंदर दूसरा, दूसरे के तीसरा, तीसरे डब्बे में डब्बा हो गया। हाँ, वही होते होते जब अल्टीमेटली वो खोला तो उसमें से एक क्लोन निकला, ये जो अनारकली या इधर सड़कों पे फुटपाथ पे नहीं रख के बैठे, उस तरह का एक। अबे मैंने कहा ये क्या हो,
मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने उसी वक्त एक उसका क्लिप बना के सोशल मीडिया पर डाला, एक ऐसा शोर मच गया सारे का सारा। अरे मैंने कहा ये हमारे, मैंने जब उनको ऑर्डर दिया तो मैंने उनको बताया था कि भाई मैं फला आदमी हूँ, तो ये इस तरह की होती है। इससे पहले भी एक आध बार कहा तुम्हें को साइज ट्राउज़र का अगर 36 लिखा तो 46 भेज दिया भाई यार। और फिर ये बड़ी मज़े की बात है कि आप उसे खोल के नहीं देख सकते। मैंने एहतजाज किया तो उसमें मेरी फेवर में बेशुमार लोगों के मेरे पास कि ये हमारे साथ तो ऑलरेडी हो चुका, हम तो बोले नहीं आप। फिर ये हुआ कि वो जो कोरियर जिससे मुझे आया था उनका मुझे फ़ोन आया, पहले लाहौर से, फिर आया उनके हेड ऑफिस कराची से। उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ चूँकि हम तो सिर्फ वो जो आता है उसको आगे पहुँचाना होता है। मैं क्या, मैं आपको एक बम जो है एटम बम डिब्बे में बंद करके भेज देता हूँ और उसको कहता हूँ ये फला जगह छोड़ा, तो आप उसको खुले देखे बगैर छोड़ाओगे? उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक्सक्यूज़ किया उन्होंने और फिर उन्होंने उसको कहा कि जी हमने ये जो कंपनी है इसको ब्लॉक कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, और आपका ये जो सारे के सारी जो उनके पैसे चुके हमारे पास हम रिकवर करके उनको देने होते, तो आपकी पेमेंट जो है जो आपने दिया था वो आपको वापस। और फिर उससे अगले दिन रात के 10:30 बजे उनके जो लाहौर के कंसर्न के अरबाब इख्तियार में से थे वो मेरे पास आए और घर आके वो मुझे मेरी जो पेमेंट थी वो दे गए। मतलब एक सुपरस्टार के साथ भी फ्रॉड पाकिस्तान में हो जाता है? होता है बेटा, बल्कि यहाँ जितने सुपर है उन्हीं के साथ ज्यादा फ्रॉड होता है। और वो तो इस तरह की होती है, ये नहीं होना चाहिए। पीटीवी में भी सर आपके साथ एक इस तरह का वाकया हुआ था, वो भी आपके चेक साथ देखा हमने आपका 120 रुपए देख लेना। उसके बाद फिर क्या हाल क्या हुआ था, हो गया ना ठीक, सारे के हो जाती है कोताहियाँ, कन्फेसेस। आप असल में पता क्या होता है, ये घुसपैठी है जो पर्ची माफिया से इस मीडिया में या इस कंसर्न में इस तरह में आए होते, उनके यहाँ वो एस्थेटिक तो रब ने नहीं रखी हुई, उनके वजूद में एक जॉब मिल गई हुई, कंटेंट्स अंदर है, तो वो फिर वहाँ कुछ थोड़े से इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो होते हैं उस पे कि ये जुगाड़ मेरा कहाँ से मिलेगा, कैसे मैं निकाल लूँगा पैसे, वैसे उस चक्कर में होते। तो मैं ये जो मोटिवेशनल पाकिस्तान टेलीविज़न पे आज भी उस लड़ाई के बाद भी मैंने को पता नहीं कितने 20 उनके ऐसे स्लोगन्स हैं जो इस्लामाबाद से वो इधर एक प्रोड्यूसर का मेरे कहता राशिद साहब ये बोल दीजिए, और मैं बोल देता हूँ क्योंकि वो मेरे मुल्क से रिलेटेड काम। लेकिन जहाँ मेरा प्रोफेशन है, आप मुझसे परफॉर्मेंस करके, और जब मैंने तो नहीं मांगे थे पैसे, तो जब मुझे बना तो मुझे इंसल्ट फील हुई कि ये कौन लोग हैं भाई, जुगाड़ लगाया था, लगा नहीं, मैंने पकड़ लिया। सर कौन सी ऐसी चीज़ है इस इंडस्ट्री की जिसमें आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? कड़वा सा सवाल। हाँ नहीं, मैं कंप्रोमाइज़ बेटा, एक तो मैं एक्टर हूँ, परफॉर्मर हूँ ना, मुझे आप मदारियों वाला कोई गिमिक जो है उस तरह के उस काम में बोला और फिर उसको कहते कि यूं करके मुंह से आग निकल, मैं कंप्रोमाइज़ अपने काम में नहीं करता हूँ, मुशावरत करता हूँ। आप मुझे बताएं डायरेक्टर साहब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है मुझे उसी में रहते हुए वो जो स्किल जो मेरी शनाख्त है राशिद महमूद। मुझे एक दफ़ा जुगन काजिम के एक प्रोग्राम में उसमें था, तो उसने कहा राशिद साहब सब है बाबा, आपकी हमने कोई स्टाइल वाइल मारते हुए नहीं देखा। तो मैंने कभी नहीं देखा, आप अदरवाइज वहाँ डरा भी रहे होते, रुला भी देते ऐसा, लेकिन आम आदमी आप दरवेश। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरा एक हूँ तो मैं दरवेश, उसमें कोई शक व शुबा नहीं, मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ शख्स हूँ, मुझे फ़ख्र है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन मुझ में वो जो ऐसे ही एक स्टाइल, मैं कहा मेरा स्टाइल है, कहते नहीं हमने तो नहीं देखा। मैंने कहा मेरा स्टाइल वो है जब मेरा डायरेक्टर कहता है एक्शन, तो मेरा स्टाइल मेरी परफॉर्मेंस में शुरू होता है, तो इस तरह के है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा हमारे साथ शेयर कर दें जिसने आपको इस कदर तोड़ दिया था कि उसके बाद आप में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के काम भी कर सकूं, लेकिन फिर आपने उसको ओवरकम किया और दोबारा से सब कुछ कंटिन्यू किया, वो लम्हा मैं जानना चाहूँगी। बेटा, मेरा बेटा अजहर महमूद मास्टर्स किए उसने मेडलों के साथ, 26 बरस उसकी टोटल उम्र है, उसने 5 प्रमोशंस लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में।
कतर एयरवेज में उसकी बड़ी एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जॉब हो गई उसकी, चला गया वहाँ, हो गया छुट्टी पे 1 साल के बाद वापस आया, एक दिन मेरे साथ रहा और अगले दिन वो अल्लाह मियां ने उसे अपने पास बुला लिया। तो मेरी ज़िंदगी में ये एक ऐसा दुख और वो है, लेकिन चूँकि औलादें जो है वो पेरेंट्स के पास रब की अमानत होती है, बिलीव है हमारा बीइंग ए मुस्लिम, तो अमानत जो होती है उस पर राइट्स नहीं होते, राइट्स उसके होते हैं जिसने आपको अमानत रखी हुई है आपके पास, आपके ज़िम्मे उसकी केयरिंग होती कि अमानत जैसी दी गई थी जब वो वापस मांगे तो वैसी वो मैं, तो ये एक बोझ है एक बाप के लिए, इससे बड़ा बोझ और कोई भी नहीं होता है। तो एक वो मेरी ज़िंदगी का ये लम्हा है जिसको मैं बड़े, और फिर एक जब मेरा 71 में मेरा पाकिस्तान दुलख्त हुआ था, एक वो है वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरह की कुछ है ज़िंदगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हमारी यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जाते जाते? हाँ, मैं अपनी यूथ से कहूँगा कि देखो बच्चों, पढ़ो लिखो, सारी दुनिया में जाकर डिग्रियाँ लेके आओ, मास्टर, क्योंकि मेरी यूथ जो है वो हमारी जनरेशनों में और आज की यूथ में सबसे जो वाज़ेह फ़र्क है कि हम आज भी कोटेशन जो है वो अपने फ्लैशबैक की देते हैं। मेरा बच्चा जो है वो फ्लैश फॉरवर्ड में सरवाइव कर रहा, वो आगे जहन में रख के निकला हुआ है। तो अपनी सारी स्किल जो है डिग्रियाँ लेके आओ, करके आओ, लेकिन वो जो स्किल है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उस अपनी स्किल को इन तमाम डिग्रियों के बाद अपनी ज़मीन पे, अपने लोगों में, अपने मुल्क में उसको इस्तेमाल करो, ताकि मेरे लोगों में उसको आपकी उस स्किल का फ़ायदा मिले, उससे आप याद भी रखे जाओगे और अल्लाह मियां आपको बरकतें भी अता करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी सर आपसे मिलता है, बहुत कुछ जानने को भी आपसे मिलता है। लड़कियों की उम्र जो है ना बस जल्दी घट जाती है, लेकिन आपके सामने है जी ऑल टाइम हमारे यंग हीरो पाकिस्तान के, तो इनकी बातें आपने सुनी और उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आपका प्रोग्राम। फिर आऊँगी एक नए प्रोग्राम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।